रत्नागिरी के छोटे से गांव में शंभू रहता था। वैसे तो शंभू एक मामूली इंसान था जो एक ढाबे में काम करता था, पर उसके पास उसकी एक छोटी जमीन थी जहां उसने सालों पहले आम के पेड़ लगाए थे। देख रही हो मीनाक्षी, मेरे आम के पेड़ कितने बड़े हो गए। पर अब तक इन पेड़ों पर आम क्यों नहीं लगे? बहुत जल्दी लगेंगे और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है ये सब बहुत जल्दी से हो। मीनाक्षी और शंभू मिलकर अपने आम के पेड़ों का अच्छे से ध्यान रखा करते थे। रोज सुबह सारे पेड़ों को पानी डालने के बाद ही शंभू अपनी नौकरी पर जाया करता था। आज फिर तुम लेट हो गए शंभू। माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार से नहीं होगा। वो मेरे एक पेड़ में कीड़े लग गए थे तो उसमें मैं दवाई डाल रहा था। ठीक है, इतने सालों से तू इन पेड़ों का ख्याल रख रहा है। भगवान ही जाने उसमें फसल कब आएगी। आएगी मालिक, जरूर आएगी। उसी दिन शंभू को अपनी पगार मिली 10,000 रुपए। वो सारे पैसे लेकर बगल वाली दुकान पर गया। ये लो भाई, आपके 500 रुपए जो मैंने पिछले हफ्ते लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से वो किराने की दुकान पर गया। आ गए भाई। मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुम क्यों नहीं आए। खैर, आपके घर का सारा राशन मैंने पहले ही बांध दिया है। बहुत अच्छा किया। कितना हिसाब हुआ है भाई? 2040 रुपए। ये लो। फिर शंभू दूध वाले के पास गया। ये लो भाई, तुम्हारे 1000 रुपए। अब बकाया खत्म, नया हिसाब शुरू। हाँ ठीक है। सबका हिसाब दे दाकर जब वो घर पहुंचा, आप ही का इंतजार कर रही थी। पगार मिल गई लगता है। यहाँ रख दीजिए सारा राशन। मिल गई और 3540 रुपए दे भी दिए। मतलब अब बस 6407 रुपए बचे हैं। हाँ, इसमें से खेत के लिए मुझे 3000 रुपए लगेंगे। बिजली, मोटर, पानी का बिल वगैरह वगैरह। 500 मेरे महीने के खर्च और बचे हुए 3000 रुपए तुम रख लो। जो सामान लगे वो लाना और बाकी पैसे बचा लेना। जी ठीक है। मैंने सोचा था इस महीने अगर 3000 से ज्यादा पैसे मिले तो नई साड़ी खरीद लूंगी। वो अगले महीने मेरे बहन की शादी है ना। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आऊंगा। ठीक है जी। सारा हिसाब हो चुका था। अगली सुबह जब शंभू अपने आम के पेड़ों के पास पहुंचा तो वो हैरान था। मीनाक्षी, क्या हुआ? देखो, पेड़ों पर फल आ रहे हैं। हे भगवान, ये हमारे पेड़ों की पहली फसल होगी। हाँ हाँ, उम्मीद है फसल बहुत अच्छी होगी ही। हमने इतने सालों से इन पेड़ों की देखभाल की है। वो तो है। शंभू और मीनाक्षी उत्साहित थे। उनकी वर्षों की मेहनत रंग लाई थी। 1 महीने में सारे पेड़ों पर आम आ गए। कितने सारे आम है ना? हाँ, हमें अभी इनकी और भी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी हमें अच्छा दाम मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अब से मीनाक्षी और शंभू ने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने आम के बगीचे में बिताया। अगर एक भी आम को कीड़े लगते तो वो तुरंत उसे तोड़ देते। लगभग 3 महीने बाद आम पकने लगे। शंभू ने एक आम तोड़ा और उसे खाया। ये आम तो बहुत ही रसीले हैं मीनाक्षी, तुम भी खाओ। हाँ हाँ। मीनाक्षी ने भी आम चखे। सही कहते हैं लोग, सब्र का फल मीठा होता है। अब सारे आम तोड़ने होंगे। ठीक है। शंभू ने अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और दोनों पति पत्नी मिलकर आम इकट्ठे करने लगे। 3 दिनों में आमों का बड़ा सा ढेर लग गया। सोचा नहीं था इतने सारे आम लगेंगे हमारे पेड़ों पर। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तभी एक आमों का व्यापारी वहाँ से गुजर रहा था। उसका ध्यान ताजे आमों पर पड़ा। अरे शंभू भाई, सारे आम बेचने हैं क्या? जी स्वामी भाई। स्वामी ने एक आम चखा
वाह, एक नंबर। बहुत ही मीठे हैं और आकार भी बड़ा है। क्या दाम लोगे इन सब का? ये मेरी पहली फसल है, आप ही कुछ हिसाब से बता दीजिए। फसल बहुत अच्छी है, मैं इन सब आम का तुझे 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? सौदा मंजूर है तो बोल। जी मंजूर है। और हाँ, अगले साल भी मुझे ही बेचना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पैसे और आदमी लेकर आता हूँ। ठीक है। स्वामी पैसे लेने चला गया और मीनाक्षी और शंभू बातें करने लगे। भगवान की कृपा है हम पर। 3 लाख, बाप रे। कृपा तो है और हमारे सालों की मेहनत भी तो है मीनाक्षी। हाँ, ये मेहनत का ही तो फल है। वो दोनों स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद स्वामी एक टेम्पो, कुछ आदमी और पैसों के साथ लौट आया। ये लो शंभू, तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू ने पहली बार इतने सारे पैसे देखे थे। स्वामी के आदमी आमों को टेम्पो में भरने लगे। सब कुछ हो जाने के बाद शंभू और मीनाक्षी घर लौटे। इतने सारे पैसों का हम क्या करेंगे? 1 लाख बैंक में FD रखेंगे, 1 लाख के तेरे लिए गहने बनवाएंगे और 1 लाख अगले साल के लिए बचाएंगे। 1 लाख के गहने? हाँ, जिंदगी भर मैंने तुझे दिया ही क्या है सिवाय इस मंगलसूत्र के। चल अभी गहने खरीदते हैं। अभी? हाँ अभी। मीनाक्षी और शंभू गहनों की दुकान पर पहुँचे। राम राम किमजी भाई। राम राम। बोलो शंभू भाई, क्या दिखाऊं? भाभी जी के लिए कान की बाली या अंगूठी? आप कान की बाली भी दिखाइए, अंगूठी भी और एक हार भी। ठीक है भाई। खिमजी भाई ने पहले बालियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक बाली पसंद कर ली। फिर अंगूठियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक अंगूठी भी पसंद कर ली। फिर खिमजी भाई ने हार दिखाए। मीनाक्षी ने एक हार भी पसंद कर लिया। इन सबको मिलाकर 70,000 हुए हैं शंभू भाई। बस एक काम कीजिए, आप कंगन भी दिखाइए। जी। खिमजी भाई ने कंगन भी दिखाए। मीनाक्षी को एक कंगन की जोड़ी भी पसंद आई। इन सबको मिलाकर 1,10,000 हुए हैं शंभू। ठीक है। शंभू ने अपने झोले से पैसे निकाले और खिमजी भाई को दे दिए। अरे वाह भाई, इतने सारे पैसे, वो भी नगद। कोई खजाना मिला है क्या? ऐसा ही समझो। खिमजी ने सारे गहने मीनाक्षी को दे दिए और वो लोग वहाँ से निकल गए। शंभू के जाते ही खिमजी भाई ने ये बात दूसरे दुकानदार को बताई। वो शंभू मेरी दुकान से 1,10,000 के गहने खरीद कर गया है। लगता है कोई खजाना मिला है उसे। अरे बाप रे। और ये बात आग की तरह फैल गई। सारे गांव वाले मिलकर मुखिया के पास गए। जरूर शंभू को खजाना मिला है। उसने 1,10,000 के गहने खरीदे। बाप रे, वो ढाबे पर काम करने वाला शंभू ना। अगर उसे खजाना मिला है तो उस पे सारे गांव का हक है। हमें उससे अपना हक मांगना ही चाहिए। हाँ चलो। मुखिया के साथ सारे लोग शंभू के घर पहुँचे। आप सब एक साथ? क्या बात है? सुना है तुम्हें खजाना मिला है। उस खजाने पर गांव वालों का भी अधिकार है। मुझे कोई खजाना नहीं मिला, तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? वो इस साल मेरे आम के पेड़ों की पहली फसल बिकी है। 3 लाख रुपए में स्वामी भाई ने ही तो खरीदी है। झूठ है, वो कंजूस स्वामी तुम्हें एक फसल के 3 लाख देगा? कुछ भी। यकीन नहीं आता तो उनके पास चलो। सारे गांव वाले स्वामी व्यापारी के गोदाम में पहुँचे। स्वामी भाई, इन्हें बताओ कि तुमने मेरे आमों का मुझे 3 लाख रुपए दिया है। हाँ दिया है। इन्हें लगता है कि मुझे कोई बड़ा खजाना मिला है और ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं। थू थू थू, कितने गए गुजरे हो तुम लोग। इस बेचारे ने सालों से अपने आमों के पेड़ों पर मेहनत की और अब जाकर इसके पेड़ों पर फसल उगी है। ये इसकी मेहनत की कमाई है और तुम लोग इससे हिस्सा मांग रहे हो।
तुम सबको तो डूब कर मर जाना चाहिए। स्वामी व्यापारी ने सारे गांव वालों को अच्छे से खरी खोटी सुनाई और सबका सिर शर्म से झुक गया। खिमजी भाई को खटक गया कि शंभू के पास 1,10,000 रुपए थे। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि लोगों को दूसरों का भला होता हुआ अच्छा नहीं लगता। बहुत ही मतलबी होती जा रही है ये दुनिया। अशोक एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे परिवार के साथ। उसके परिवार में उसकी पत्नी अनुराधा और उसके 3 बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की दिहाड़ी। हाँ, कल मैंने किराएदार को 3,000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपका वेतन बढ़ जाए। इतने कम वेतन में हम पैसे कैसे बचत कर सकते हैं? भगवान करे ऐसा जल्दी हो, पर अब जो भी है वो है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने के लाले नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम भर पेट खाना खा रहे हैं। भगवान को लाख लाख धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, भगवान जी की हम पर बहुत कृपा है। अशोक और अनुराधा भले ही गरीब थे, पर उन्हें अपनी परिस्थिति से कोई बैर नहीं था। वो खुश थे और संतुष्ट थे। अनुराधा अक्सर गरीबों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग बूढ़ी औरत को देख रहे थे, पर कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को बगल के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भैया, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया। कई दिनों से भूखी अम्मा हड़बड़ी में खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी। जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया, और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब वापस भूख लगेगी कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे मदद हमेशा मिलेगी। अनुराधा वहाँ से मुस्कुराकर चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बहुत अच्छा था। वो भी लोगों की मदद कर दिया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, पर बेटा ये बहुत भारी है। मजदूर के लिए ये कौन सा भारी होगा, चलिए। अशोक ने उस बूढ़े आदमी का सामान उसके घर तक पहुँचाया। शुक्रिया बेटा, तेरी बहुत मेहरबानी है। भगवान तेरा हमेशा अच्छा करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही गरीब थे, पर वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के अच्छे कर्मों की कोई गिनती नहीं थी। उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते ही थे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अशोक एक बिल्डिंग का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बम्बू टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी था। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी। भगवान का शुक्र है कि कोई गहरी चोट नहीं आई है। घुटने की एक हड्डी टूट गई है, जिसे जुड़ने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, पर तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 महीने? 2-3 महीने आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था। उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 महीने अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगी जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। सोचा नहीं था भगवान ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए।
अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का राशन ही आएगा। अब मुझे जल्दी काम मिल जाना चाहिए। कितने दिनों से मैं काम ढूंढ रही हूँ। भगवान करे मुझे जल्दी काम मिल जाए ताकि हम पर भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना है। खैर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ, अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे। उनकी आर्थिक स्थिति बिकट थी। वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल, दाल और कुछ सब्जियाँ ले ली। अब अनुराधा के पास बस 10 रुपए बचे थे। वो घर लौट रही थी कि उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर के खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बस 10 रुपए हैं। इसमें क्या आएगा? अनुराधा ने यहाँ वहाँ देखा तो एक पकौड़े की दुकान थी। मुझे 10 रुपए के पकौड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकौड़े ले लिए। वो पकौड़े लेकर अनुराधा उस बूढ़ी औरत के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, पर ये खा लो। उस बूढ़ी औरत ने पकौड़ों के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकौड़े तू अपने घर ले जा बेटी। समझ ले, मैंने खा लिए। आज इस पर तेरा हक है। अम्मा, पर आपको भूख लगी है ना? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अनुराधा हड़बड़ा गई। वो बूढ़ी औरत को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। फिर अनुराधा घर लौटी, अपने पति अशोक को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? पता नहीं, मैं भी हैरान थी। अच्छा, वो पकौड़े दिखाओ। अशोक ने पकौड़े का कागज खोला और दंग रह गया। कागज के अंदर सोने के पकौड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये सच है क्या? हाँ, पर कैसे? शायद उस बूढ़ी औरत की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटी। तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे मदद हमेशा मिलेगी। हाँ, तुम्हारी अच्छाई की वजह से हमें आज अपनी जरूरत के समय मदद मिली है अनुराधा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। इस दिन के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं रहा। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर खरीद लिया और एक दुकान भी। अब दोनों साथ काम करते थे। सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी। छगन एक पकोड़े वाला है। भैया, प्याज के पकोड़े दे दो 1 प्लेट। ये लीजिए। भाई, कितना हुआ? 10 रुपए। कुछ महीनों पहले तक छगन प्याज के पकोड़े 10 रुपए प्लेट के दाम से बेचता था और उसके ग्राहक भी बहुत संतुष्ट थे। लेकिन फिर नवंबर आया। छगन मंडी में सब्जी लेने गया। प्याज कैसा? 80 रुपया किलो। अरे बाप रे, लेकिन कल ही तो 30 रुपए था। अरे क्या भाई, वो कल था, आज का दाम 80 रुपए किलो है। लेकिन एक दिन में इतना दाम कैसे बढ़ सकता है? तुम न्यूज़ नहीं देखते क्या? प्याज की कमी हो गई है, इसलिए प्याज का दाम बढ़ गया है। अब तो लगता है प्याज 100 रुपए के ऊपर जाएगा। लेकिन फिर मैं पकोड़े कैसे बेचूंगा? प्याज के पकोड़े भूल जाओ। छगन रोज 4 किलो प्याज लेता था, लेकिन आज उसने सिर्फ 2 किलो प्याज लिया। रोज की तरह वो अपने ठेले पर ले गया और उन्हें काटकर पकोड़े बनाने लगा। छगन ने पहले स्लेट पर दाम बदला। अब पकोड़े की प्लेट 10 रुपए नहीं 50 रुपए की थी। छगन ने गर्मा गर्म पकोड़े निकाले और तभी उसके रोज के ग्राहक कल्लू चाचा वहां आए। कल्लू चाचा पकोड़े के शौकीन थे, लेकिन अनपढ़। छगन, 1 प्लेट पकोड़े दे दो।
जी चाचा जी। छगन ने पकौड़े दिए और कल्लू चाचा उसे चाव से खाने लगे। तेरे हाथों के पकौड़े में तो जादू है। कल्लू चाचा का खाकर हो गया और वो छगन को 10 रुपए देने लगे। ये लो। चाचा, दाम बढ़ गए हैं, प्याज महंगा हो गया है। कल्लू चाचा ने ये बात सुनी और एक और 10 रुपए निकाल कर दिए। अरे चाचा, 20 रुपए नहीं, 50 रुपए प्लेट है। क्या? कल्लू चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा, कल प्याज 30 रुपए किलो था और आज 80 रुपए किलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी तरह मेरी आंखों से भी आंसू निकले थे, प्याज काटते वक्त नहीं बल्कि खरीदते वक्त। अरे नालायक, तू खाने से पहले नहीं बता सकता था? मुझे लगा आपने स्लेट देख ली होगी। अरे उल्लू, 50 रुपए में तो मेरे पूरे दिन की बीड़ी और खाने का खर्च चल जाएगा। अब नहीं चाचा, महंगाई बढ़ गई है। अब 50 रुपए में आधा किलो प्याज भी नहीं आएगा। ये प्याज है या सोना? लगता है थोड़े दिनों में प्याज सोनार की दुकान पर मिलेगा। ऐसा क्या? हाँ चाचा, और क्या? दुकानदार बोल रहा था 150 रुपए से ऊपर दाम जाएगा प्याज का। बाप रे! अब कर भी क्या सकते हैं? तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। क्या चाचा? अरे मैं किसान हूँ, प्याज उगा सकता हूँ। अभी प्याज बोता हूँ, फिर तू देख, अगले 1 साल में मेरे गांव में सबसे बड़ा बंगला होगा। हाँ चाचा, लेकिन मुझे कम दाम पर प्याज बेचना। हाँ हाँ, तू तो अपना बंदा है। आप 50 नहीं 30 रुपए ही दे दो, बाकी हम आपकी खेती होगी तब देख लेंगे। हाँ चल, अब मैं प्याज उगाने की तैयारी में लगता हूँ। प्याज के बढ़ते दाम देखकर लगता है कल्लू चाचा की तरह हर प्याज खाने वाले को खुद ही प्याज उगाना पड़ेगा। और वहाँ हमारे कल्लू चाचा चल पड़े। अभी के अभी प्याज बो देता हूँ। बाऊजी सही कहते थे कि मेरे खेतों से सोना निकलेगा। प्याज क्या सोने से कम है? सोनू एक कबाड़ी था। वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था। उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेडी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेडी वाले के पास जाता है। भैया, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख, मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं, तभी वहां सोनू पहुंच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है?
क्या कभी आम नहीं देखा? खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहां से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर जाता है। महाराज, क्या हुआ? अब बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था, पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं, इसमें आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम उल्टोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था? ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये राज है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहां पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं? मेरे हाथ में है कमंडल तो आमरस मैं ही निकाल देता हूं। नहीं नहीं, आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। हाँ, मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी।
देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है, वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ ही आ गई है। इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी। तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लो, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, पर हां, जब भी तुम्हें आमरस पीने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें भरपूर मात्रा में आमरस पिला दूंगा। जी महाराज, जब मेरा आमरस पीने का मन होगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, परंतु इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन अधिकतर चीज होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु को प्रणाम करके सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह साधु महाराज के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे, परंतु वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था। वही अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वह अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं। अशोक एक बनकाम मजदूर था, जो शहर में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे परिवार के साथ। उसके परिवार में उसकी पत्नी अनुराधा और उसके 3 बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की दिहाड़ी। हाँ, कल मैंने किराएदार को 3000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपका वेतन बढ़ जाए। इतने कम वेतन में हम पैसे कैसे बचत कर सकते हैं। भगवान करे ऐसा जल्दी हो, पर अब जो भी है वो है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने के लाले नहीं हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम भर पेट खाना खा रहे हैं। भगवान को लाख लाख धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, भगवान जी की हम पर बहुत कृपा है। अशोक और अनुराधा भले ही गरीब थे, पर उन्हें अपनी परिस्थिति से कोई बैर नहीं था। वो खुश थे और संतुष्ट थे। अनुराधा अक्सर गरीबों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग बूढ़ी औरत को देख रहे थे, पर कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को बगल के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भैया, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया।
कई दिनों से भूखी अम्मा हड़बड़ी में खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी। जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया, और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब वापस भूख लगेगी कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी तुझे मदद हमेशा मिलेगी। अनुराधा वहाँ से मुस्कुराकर चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बहुत अच्छा था। वो भी लोगों की मदद कर दिया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। पर बेटा, ये बहुत भारी है। मजदूर के लिए ये कौन सा भारी होगा? चलिए। अशोक ने उस बूढ़े आदमी का सामान उसके घर तक पहुंचाया। शुक्रिया बेटा, तेरी बहुत मेहरबानी है। भगवान तेरा हमेशा अच्छा करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही गरीब थे, पर वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के अच्छे कर्मों की कोई गिनती नहीं थी। उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते ही थे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अशोक एक बिल्डिंग का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बम्बू टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी था। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी। भगवान का शुक्र है कि कोई गहरी चोट नहीं आई है। घुटने की एक हड्डी टूट गई है, जिसे जुड़ने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, पर तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 महीने? 2-3 महीने आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था। उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 महीने अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगी जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। सोचा नहीं था भगवान ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का राशन ही आएगा। अब मुझे जल्दी काम मिल जाना चाहिए। कितने दिनों से मैं काम ढूंढ रही हूँ। भगवान करे मुझे जल्दी काम मिल जाए ताकि हम पर भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना है। खैर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ। अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे। उनकी आर्थिक स्थिति बिकट थी। वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल, दाल और कुछ सब्जियाँ ले ली। अब अनुराधा के पास बस 10 रुपए बचे थे। वो घर लौट रही थी कि उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर के खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बस 10 रुपए हैं। इसमें क्या आएगा? अनुराधा ने यहाँ वहाँ देखा तो एक पकौड़े की दुकान थी। मुझे 10 रुपए के पकौड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकौड़े ले लिए। वो पकौड़े लेकर अनुराधा उस बूढ़ी औरत के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, पर ये खा लो। उस बूढ़ी औरत ने पकौड़ों के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकौड़े तू अपने घर ले जा बेटी। समझ ले, मैंने खा लिए। आज इस पर तेरा हक है। अम्मा, पर आपको भूख लगी है ना? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अनुराधा हड़बड़ा गई। वो बूढ़ी औरत को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। फिर अनुराधा घर लौटी, अपने पति अशोक को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? पता नहीं, मैं भी हैरान थी। अच्छा, वो पकौड़े दिखाओ। अशोक ने पकौड़े का कागज खोला और दंग रह गया। कागज के अंदर सोने के पकौड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये सच है क्या? हाँ, पर कैसे? शायद उस बूढ़ी औरत की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था।
शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटी। तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे मदद हमेशा मिलेगी। हाँ, तुम्हारी अच्छाई की वजह से हमें आज अपनी जरूरत के समय मदद मिली है अनुराधा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। इस दिन के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं रहा। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर खरीद लिया और एक दुकान भी। अब दोनों साथ काम करते थे। सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी। छगन एक पकोड़े वाला है। भैया, प्याज के पकोड़े दे दो 1 प्लेट। ये लीजिए। भाई, कितना हुआ? 10 रुपए। कुछ महीनों पहले तक छगन प्याज के पकोड़े 10 रुपए प्लेट के दाम से बेचता था और उसके ग्राहक भी बहुत संतुष्ट थे। लेकिन फिर नवंबर आया। छगन मंडी में सब्जी लेने गया। प्याज कैसा? 80 रुपया किलो। अरे बाप रे, लेकिन कल ही तो 30 रुपए था। अरे क्या भाई, वो कल था, आज का दाम 80 रुपए किलो है। लेकिन एक दिन में इतना दाम कैसे बढ़ सकता है? तुम न्यूज़ नहीं देखते क्या? प्याज की कमी हो गई है, इसलिए प्याज का दाम बढ़ गया है। अब तो लगता है प्याज 100 रुपए के ऊपर जाएगा। लेकिन फिर मैं पकोड़े कैसे बेचूंगा? प्याज के पकोड़े भूल जाओ। छगन रोज 4 किलो प्याज लेता था, लेकिन आज उसने सिर्फ 2 किलो प्याज लिया। रोज की तरह वो अपने ठेले पर ले गया और उन्हें काट कर पकोड़े बनाने लगा। छगन ने पहले स्लेट पर दाम बदला। अब पकोड़े की प्लेट 10 रुपए नहीं 50 रुपए की थी। छगन ने गर्मा गर्म पकोड़े निकाले और तभी उसके रोज के ग्राहक कल्लू चाचा वहां आए। कल्लू चाचा पकोड़े के शौकीन थे, लेकिन अनपढ़। छगन, 1 प्लेट पकोड़े दे दो। जी चाचा जी। छगन ने पकोड़े दिए और कल्लू चाचा उसे चाव से खाने लगे। तेरे हाथों के पकोड़े में तो जादू है। कल्लू चाचा का खाकर हो गया और वो छगन को 10 रुपए देने लगे। ये लो। चाचा, दाम बढ़ गए हैं, प्याज महंगा हो गया है। कल्लू चाचा ने ये बात सुनी और एक और 10 रुपए निकाल कर दिए। अरे चाचा, 20 रुपए नहीं 50 रुपए प्लेट है। क्या? कल्लू चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा, कल प्याज 30 रुपए किलो था और आज 80 रुपए किलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी तरह मेरी आंखों से भी आंसू निकले थे, प्याज काटते वक्त नहीं बल्कि खरीदते वक्त। अरे नालायक, तू खाने से पहले नहीं बता सकता था? मुझे लगा आपने स्लेट देख ली होगी। अरे उल्लू, 50 रुपए में तो मेरे पूरे दिन की बीड़ी और खाने का खर्च चल जाएगा। अब नहीं चाचा, महंगाई बढ़ गई है। अब 50 रुपए में आधा किलो प्याज भी नहीं आएगा। ये प्याज है या सोना? लगता है थोड़े दिनों में प्याज सोनार की दुकान पर मिलेगा। ऐसा क्या? हाँ चाचा, और क्या? दुकानदार बोल रहा था 150 रुपए से ऊपर दाम जाएगा प्याज का। बाप रे! अब कर भी क्या सकते हैं? तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। क्या चाचा? अरे मैं किसान हूँ, प्याज उगा सकता हूँ। अभी प्याज बोता हूँ, फिर तू देख, अगले 1 साल में मेरे गांव में सबसे बड़ा बंगला होगा। हाँ चाचा,
लेकिन मुझे कम दाम पर प्याज बेचना। हाँ हाँ, तू तो अपना बंदा है। आप 50 नहीं 30 रुपए ही दे दो, बाकी हम आपकी खेती होगी तब देख लेंगे। हाँ चल, अब मैं प्याज उगाने की तैयारी में लगता हूँ। प्याज के बढ़ते दाम देखकर लगता है कल्लू चाचा की तरह हर प्याज खाने वाले को खुद ही प्याज उगाना पड़ेगा। और वहाँ हमारे कल्लू चाचा चल पड़े। अभी के अभी प्याज बो देता हूँ। बाऊजी सही कहते थे कि मेरे खेतों से सोना निकलेगा। प्याज क्या सोने से कम है? मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का भिखारी रहता था। जग्गू के 2 बच्चे थे, राजू और मिनी। पापा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादा एक समृद्ध व्यक्ति थे। उन्हें एक बार जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकाला जा सकता था। पिताजी जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले पूरे शहर में पनीर बेचा करते थे। पनीर बेचकर मेरे पिता काफी अमीर हो गए। लेकिन फिर एक दिन गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के बारे में पता चल गया। भूपेंद्र, मैंने सुना है कि तुम्हें जंगल में कोई पनीर घर मिला है। हाँ मुखिया जी, मिला है, और उसी से मैं इतना अमीर हो पाया हूं। अब दौलत के मामले में कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें भी पीछे छोड़ दूंगा। पूरी तहसील में जितनी भी डेयरियां हैं, उन सबको मैं ही पनीर सप्लाई कर रहा हूं। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे पहले मेरा अधिकार है। तुमने मुझे बिना बताए जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने पिताजी से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि पिताजी गांव के आसपास ही मंडराते रहे, और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांगकर काम चलाते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। पिताजी, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी किसी दिन जग्गू के परिवार की बहुत बुरी हालत हो जाती। पिताजी, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस दिन जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू हूँ। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया। चला जा यहाँ से, वरना अभी अपने नौकरों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेरी मेहरबानी समझ। इससे पहले कि मुखिया अपने आदमियों को भेजता, जग्गू सड़क पर एक कोने में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला डालकर अपने आदमियों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में घुस गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस दिन जग्गू के परिवार का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे, तो अचानक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे डर के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके आदमी डंडे लेकर खड़े हुए थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की।
सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देख कर आ रहा हूं। नौकरों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों नौकर जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने पिता को इस तरह पिटते हुए नहीं देख पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के आदमियों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! पिताजी जल्दी भागिए! तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की तरफ भागे। मुखिया के दोनों आदमी उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहां तक भागेगा? तुझे और तेरे बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुखिया के दोनों आदमी घायल शेरों की तरह जग्गू और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस मुसीबत में फंस गए पापा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे नहीं बच पाएंगे। तभी अचानक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर दिखाई दिया। तीनों लोग पनीर के घर में घुस गए। इससे पहले कि मुखिया के आदमी पनीर घर तक पहुंचते, पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का स्वागत है। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पुराने पनीर घर हो जो मेरे पिताजी को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी से मना किया था, मेरे द्वारा कमाई गई दौलत का दिखावा मत करना। अगर मेरे बारे में किसी को कुछ पता चल गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे बारे में पता चल गया और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती मत करना जो तुम्हारे पिताजी ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बिना बताए किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे पहले जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत स्वादिष्ट है पिताजी। लग रहा है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर बेचने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही बेचेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों अपना सिर घायल कराकर चले आए और कह रहे हो कि वे तीनों अचानक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने आदमियों को जंगल के बाहर पहरे पर लगा दिया। मुखिया के आदमियों ने देखा कि जग्गू, राजू और मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में बेचने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछली बार तो वो पनीर घर ना जाने कहां गायब हो गया था। इस बार मुझे वो हर हाल में चाहिए। अगले दिन जैसे ही जग्गू का परिवार जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद की शक्ल नहीं पहचान पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई। लगता है तू मेरे साथ चालाकी कर रहा है। नौकरों, इसके बच्चों को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करिएगा, मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। नौकरों, इन लोगों को पेड़ से बांध दो। हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर पहुँचे, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके आदमी पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ! कोई मुझे बाहर निकालो! मेरी सांस रुक गई है, मेरा दम घुट रहा है।
पहले जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के परिवार को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी भी नहीं ढूंढोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं गांव के किसी आदमी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके आदमियों ने जग्गू, राजू और मिनी को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए। मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियां बीनी हैं? मैंने 15 लकड़ियां बिनी है बुद्धू, और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियां बिनी है। दादी ये झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ 10 लकड़ियां बीनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियां चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम आपस में प्रतियोगिता क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब, राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियां बिन रहे थे तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कम से कम एक बार तो देख कर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिपकर देखा कि एक राक्षस तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई भयानक राक्षस लगता है। क्या हमें इसके पास जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देख कर आती हूँ। दादी राक्षस के पास गई तो उसने देखा कि राक्षस कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस को पत्थर मारे गए हों। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बा, मैं समुद्र किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसलिए मेरी जाति के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुंचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ, ये बुरा राक्षस नहीं है। राजू, मीनू और दादी ने मिलकर राक्षस के घाव धोए और खाने को फल दिए। ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अमरूद के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते थे, राक्षस से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने तीनों को रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना। सरकार ने जंगल के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बुढ़िया, ज्यादा दिमाग ना चला। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू, मीनू के घर चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू, मीनू के लिए कुछ सामान उधार ले आया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट, नमकीन खाकर गुजारा कर लो। अब पता नहीं हमारे घर खाना कब पकेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। तुमने अभी पिछला उधार ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई। इस तरह तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है। एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चले जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा कर लेना। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं। मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है। इसे गिरवी रखकर
कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव फेमस है, वड़ा पाव की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है, पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा। चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम हैं। उधर राक्षस जंगल में परेशान हो रहा था। वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा, ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वे नाराज तो नहीं है? मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन राक्षस ने जंगल के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। राक्षस तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो राक्षस बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा। कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं है? वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे, क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास 2 और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस लौट आया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं, मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया और सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। राक्षस एक पेड़ के ऊपर छिपकर रहता था। जैसे ही राक्षस ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया चाचा। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अधिकारी रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिपकर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? इतने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। हम लोग मुंबई चले गए थे। दादी और मीनू अभी भी वहीं हैं। वहाँ हम लोगों का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया। तुमने कौन सा धंधा शुरू किया है? चाउमीन की रेहड़ी लगाई है। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे पकौड़ा चाउमीन बनाकर खिलाती थी। पकौड़ा चाउमीन? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों न दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा। साधारण चाउमीन तो बहुत से लोग बेच रहे होंगे, और अगर तुम पकौड़ा चाउमीन बेचोगे तो तुम्हारे ठेले पर बहुत से ग्राहक खींचे चले आएंगे। राक्षस चाचा, इस बार मैं मुंबई अकेले नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि तुम एक अच्छे राक्षस हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। अंकल, जंगल में एक राक्षस रहता है, कृपया उसे मेरे साथ जाने दीजिए। राक्षस हम सब लोगों के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। वो राक्षस मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे निकाल दिया। जब वो इंसानों के बीच पहुंचा तो हम इंसान उससे डर गए और उस पर पत्थर फेंकने लगे। लगता है राक्षस के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक है, तुम राक्षस को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने राक्षस को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को राक्षस के साथ देखकर दंग रह गए। राजू राक्षस को मुंबई ले आया और उसने राक्षस को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। अब रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे। वे राक्षस का दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते।
इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने राक्षस की मदद न की होती तो आज वे राक्षस के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है। अशोक एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे परिवार के साथ। उसके परिवार में उसकी पत्नी अनुराधा और उसके 3 बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की दिहाड़ी। हाँ, कल मैंने किराएदार को 3000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपका वेतन बढ़ जाए। इतने कम वेतन में हम पैसे कैसे बचत कर सकते हैं? भगवान करे ऐसा जल्दी हो, पर अब जो भी है वो है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने के लाले नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम भर पेट खाना खा रहे हैं। भगवान को लाख लाख धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, भगवान जी की हम पर बहुत कृपा है। अशोक और अनुराधा भले ही गरीब थे, पर उन्हें अपनी परिस्थिति से कोई बैर नहीं था। वो खुश थे और संतुष्ट थे। अनुराधा अक्सर गरीबों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग बूढ़ी औरत को देख रहे थे, पर कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को बगल के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भैया, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया। कई दिनों से भूखी अम्मा हड़बड़ी में खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी। जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया, और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब वापस भूख लगेगी कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी तुझे मदद हमेशा मिलेगी। अनुराधा वहाँ से मुस्कुराकर चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बहुत अच्छा था। वो भी लोगों की मदद कर दिया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। पर बेटा, ये बहुत भारी है। मजदूर के लिए ये कौन सा भारी होगा, चलिए। अशोक ने उस बूढ़े आदमी का सामान उसके घर तक पहुँचाया। शुक्रिया बेटा, तेरी बहुत मेहरबानी है। भगवान तेरा हमेशा अच्छा करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही गरीब थे, पर वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के अच्छे कर्मों की कोई गिनती नहीं थी। उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते ही थे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अशोक एक बिल्डिंग का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बम्बू टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी था। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी। भगवान का शुक्र है कि कोई गहरी चोट नहीं आई है। घुटने की एक हड्डी टूट गई है, जिसे जुड़ने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, पर तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 महीने? 2-3 महीने आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था। उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 महीने अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगी जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। सोचा नहीं था भगवान ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का राशन ही आएगा।
अब मुझे जल्दी काम मिल जाना चाहिए। कितने दिनों से मैं काम ढूंढ रही हूँ। भगवान करे मुझे जल्दी काम मिल जाए ताकि हम पर भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना है। खैर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ। अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे। उनकी आर्थिक स्थिति बिकट थी। वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल, दाल और कुछ सब्जियाँ ले ली। अब अनुराधा के पास बस 10 रुपए बचे थे। वो घर लौट रही थी कि उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर के खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, बस 10 रुपए हैं। इसमें क्या आएगा? अनुराधा ने यहाँ वहाँ देखा तो एक पकौड़े की दुकान थी। मुझे 10 रुपए के पकौड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकौड़े ले लिए। वो पकौड़े लेकर अनुराधा उस बूढ़ी औरत के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, पर ये खा लो। उस बूढ़ी औरत ने पकौड़ों के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकौड़े तू अपने घर ले जा बेटी, समझ ले मैंने खा लिए, आज इस पर तेरा हक है। अम्मा, पर आपको भूख लगी है ना? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अनुराधा हड़बड़ा गई। वो बूढ़ी औरत को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। फिर अनुराधा घर लौटी, अपने पति अशोक को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? पता नहीं, मैं भी हैरान थी। अच्छा, वो पकौड़े दिखाओ। अशोक ने पकौड़े का कागज खोला और दंग रह गया। कागज के अंदर सोने के पकौड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये सच है क्या? हाँ, पर कैसे? शायद उस बूढ़ी औरत की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटी, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे मदद हमेशा मिलेगी। हाँ, तुम्हारी अच्छाई की वजह से हमें आज अपनी जरूरत के समय मदद मिली है अनुराधा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। इस दिन के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं रहा। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर खरीद लिया और एक दुकान भी। अब दोनों साथ काम करते थे। सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी। मुकुंद के ताड़गोले के बाग थे। वो ताड़गोले के पेड़ों पर चढ़कर ताड़गोले तोड़ता था और फिर इन ताड़गोलों को व्यापारी को बेचकर पैसे कमाता था। अरे भाई, अब तुम ताड़गोले ज्यादा दिया करो, बाजार में ताड़गोले की मांग बढ़ गई है। जी साहब, कल से ज्यादा ताड़गोले देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मुकुंद और मयूरी की एक बेटी थी मीना। मीना कहाँ है? अभी यही थी, शायद अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई होगी। पर आपको उससे क्या काम आ गया? अरे उसे ताड़गोले खाने थे, तो देखो उसके लिए कुछ ताजे ताड़गोले लाया हूँ तोड़ के। तभी मीना, अरे वाह, ताड़गोले, ये सब के सब मैं ही खाऊंगी। हाँ, तेरे लिए ही लाया हूँ, आराम से खा। बरसात हो या गर्मी, मुकुंद हर मौसम में ताड़गोलों के पेड़ पर चढ़ता था। एक रोज की बात है, लगातार 2 दिन से बारिश रुक ही नहीं रही थी। भगवान करे ये बारिश जल्द ही रुक जाए। आज पेड़ पर सावधानी से चढ़ना, सारे टाने गीले होंगे। हाँ, सावधानी से ही चढ़ूंगा, मैं कोई नौसिखिया थोड़ी हूँ। पता है आप मस्ते हैं, पर फिर भी ख्याल रखना। हाँ पत्नी जी, अब फिक्र मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है। मुकुंद ताड़गोलों के पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके सावधानी से ताड़गोले तोड़ने लगा। कुछ देर बीत गया और फिर अचानक मीना वहां पहुंची। अप्पा! मीना की आवाज सुनकर मुकुंद का ध्यान भटक गया और वो फिसलकर सीधा पेड़ के नीचे गिर गया। अप्पा!
मीना ने तुरंत कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। सब दौड़े चले आए। काका, अब्बा गिर गए। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मुकुंद का ऑपरेशन किया गया, पर अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता था। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। उस भगवान ने हमें दुख दिया है तो वो हमें रास्ता भी दिखाएंगे। पर कैसे? मैं अपाहिज बन गया हूँ। इससे अच्छा कि भगवान मुझे मार ही देता। ऐसा मत बोलिए, आप ही हमारी जिंदगी है। मयूरी और मुकुंद परेशान थे कि अब उनकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। कुछ दिनों बाद मुकुंद को घर लाया गया। मयूरी और मुकुंद के बचत किए हुए सारे पैसे उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं कहीं काम ढूंढती हूँ। तुम काम और घर का काम अकेले कैसे संभालोगी? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं इस हाल में भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए। नहीं मयूरी, मैं ऐसे तुम पर बोझ नहीं बन सकता। फिर ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो जरूर होगा ही। अगले दिन से मयूरी ने काम ढूंढना शुरू किया। वो कई दुकानों और कंपनियों में गई, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। मुझे कोई काम तो नहीं मिल रहा। सोच रही हूँ कोई व्यवसाय ही कर लूं। कैसा व्यवसाय? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आज बाजार में पकोड़े का दुकान देखा था। काफी भीड़ लगी है। मैं भी तो अच्छे पकोड़े बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी पकोड़े बेचूं? कर तो सकता हूँ, पर सभी लोगों को पकौड़े उसी दुकान के पसंद हैं, तो तुम्हें कुछ नया पकाकर पकौड़ा बनाना चाहिए। कैसे नए? जैसे चाइनीज पकौड़े हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, वैसा ही कुछ नया। वैसा कुछ मीना तू बता, तुझे और क्या खाना पसंद है? मुझे तो मैगी पसंद है। मैगी पकोड़ा कैसा है? मैगी के पकौड़े भी बनते हैं क्या? हाँ, वो भी बहुत कुरकुरे। जा मीना, दौड़ के एक पैकेट मैगी ले आ। मीना मैगी खरीदने चली गई और कुछ देर बाद 2 मैगी के पैकेट ले आई। मीना ने मैगी को उबाला और फिर उन्हें सुखाकर उसमें कुछ मसाले मिलाकर कढ़ाई में मैगी पकोड़े छानने लगी। मीना एकटक अपनी माँ के हाथों को देख रही थी। जैसे ही मैगी के पकोड़े छनकर बाहर आए, मीना ने फट से एक पकोड़ा उठाया और मुंह में डाल दिया। अरे अरे, गरम है। बहुत स्वादिष्ट है माँ, वाह। मीना ने एक मैगी पकोड़ा अपने पापा को भी दिया। ये तो सच में स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने कहा था ना कि बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। क्या ये मैगी पकोड़े बाजार में बिकेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो आग लगा देंगे। मयूरी ये सुनकर खुश थी। कुछ दिनों बाद मयूरी और मुकुंद ने मिलकर बाजार में मैगी पकोड़े का स्टॉल लगा दिया। ये क्या है आंटी? मैगी पकोड़ा। मैगी के पकोड़े? हाँ। एक प्लेट दो मुझे। हाँ हाँ, लो बेटा। मयूरी ने उस लड़की को मैगी पकोड़े दिए। वाह, कितना टेस्टी है। आज तक ऐसे पकोड़े कहीं नहीं खाए। उस लड़की को देखकर कई और लोगों ने मयूरी के मैगी पकोड़े चखे। आंटी, ये तो मस्त है। मुकुंद मैगी पकोड़े तलने में मयूरी की मदद कर रहा था। वो अपाहिज था। पहले ही दिन मयूरी और मुकुंद की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। वो लोग खुशी खुशी घर लौटे। सोचा नहीं था कि हमारी इतनी अच्छी कमाई होगी। इन दुखों के पल में यही एक सुख का पल है। अप्पा, आप चिंता मत कीजिए, हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। आप भी ठीक हो जाएंगे। पूरे परिवार में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी थी। सब मिलकर और मेहनत से कोशिश करने लगे। उनका मैगी पकोड़े का व्यापार भी चल पड़ा था। ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और साथ ही उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। मैगी पकोड़े जल्द ही मशहूर हो गए। उनकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि मुकुंद का अच्छा से अच्छा इलाज शुरू हो गया। इस ट्रीटमेंट से उम्मीद है मुकुंद जी आप चल पाएंगे। कुछ सेट ऑफ सर्जरीज करनी होंगी, पर आपकी बॉडी इस ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है।
ये खबर भी पूरे परिवार के लिए अच्छी थी। 6 महीने बाद आज मयूरी ने मैगी पकोड़े का बड़ा शॉप खोला और इस खुशी को दुगना मुकुंद ने किया। आज कुछ पलों के लिए ही सही, वो डगमगाकर खड़ा हुआ। ये आशा की वो किरण है जो बताती है कि मुकुंद बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और ये सब इनके एक मैगी पकोड़े की बदौलत हुआ है और आगे भी ये मैगी पकोड़ा धूम मचाता रहेगा।